चलिए, केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है? फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, वैद्युत अपघटन संबंधी फ्राइडे का नियम। फ्राइडे का 2 नियम यहाँ पढ़ना होता है। कितने नियम पढ़ना होता है? 2 नियम, है ना। पहला नियम समझिए, उसके बाद फिर दूसरा नियम का चर्चा करते हैं। तो समझने के लिए सबसे पहले जानिए इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस समझे थे ना क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस हिंदी में वैद्युत अपघटन, यानी इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पर यदि कहीं पर विलयन क्या हो रहा है, आयंस में टूट रहा है, तो उसे हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पर केमिकल रिएक्शन होता है। क्या हो रहा है आपका? केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे कि सपोज मान लीजिए ये हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, है ना। इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं, एक इलेक्ट्रोड इधर, एक इलेक्ट्रोड क्या हो गया? इधर हो गया। इस प्रकार से एक को प्लस से कनेक्ट कीजिएगा, एक को माइनस से कीजिएगा। इधर एनोड रहेगा, इधर क्या रहेगा? एनोड को, एनोड को प्लस से क्या हो गया? प्लस से कनेक्ट कर। इधर क्या हो गया? कैथोड, कैथोड का क्या हो गया? माइनस से कनेक्ट कर। एक को प्लस से और एक को क्या होता है? माइनस से। और इसमें सोल्यूशन भरा हुआ है विलयन। उसके बाद जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराइएगा तो ये तो आयंस में टूटेगा ही। आयंस में क्या होगा? टूटेगा, है ना। और आयंस में टूटेगा तो एक पर ऑक्सीडेशन होगा और एक पर रिडक्शन होता है। क्या होता है? रिडक्शन। तो यानी ये जो इलेक्ट्रोड है, तो इलेक्ट्रोड से 2 चीज होगा, या तो इससे लिबरेट होगा या तो इस पर डिपोजिट होगा। या तो लिबरेट होगा या तो क्या होगा? डिपोजिट होगा। समझ आया पर? यानी इस पर जाकर जमा होगा, इस पर क्या होगा? जमा होगा, डिपोजिट होने लगेगा, है ना। डिपोजिट। और इसमें क्या होगा? लिबरेट करेगा। ये मतलब अवक्षेपित होगा। क्या होगा? अवक्षेपित। और इस पर क्या होगा? इसको निक्षेपित बोल सकते हैं ना। अब यहाँ पर देखिएगा, समझिएगा ये ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब लिबरेट डिपोजिट क्यों हो रहा है पदार्थ का? इलेक्ट्रोड से टूटकर विलयन में जाना या विलयन से टूटकर इलेक्ट्रोड पर क्या होगा? जमा होना। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा तभी हो रहा है जब हम करंट पास करा रहे हैं। करंट पास नहीं कराएंगे तो ऐसा प्रोसेस क्या होगा? नहीं होगा। उस पर जमा होना, मुक्त होना या जमा होना, ये प्रोसेस कब हो रहा है? जब उस पर करंट पास हो रहा है तभी हो रहा है। अब जैसे कि इससे मुक्त हो रहा है, इस पर जाकर जमा हो रहा है ना। करंट की मात्रा यदि बढ़ाया जाएगा तो मुक्त होने और जमा होने की मात्रा क्या होगा? बढ़ सकता है। क्या बढ़ सकता है? क्योंकि करंट पास कराने पर ऐसा हो रहा है। मुक्त होना और जमा होना, संचित होना, ये किस पर हो रहा है? करंट को पास कराने पर हो रहा है। तो करंट की मात्रा यदि हम बढ़ाते हैं तो मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इससे जो मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा होगा क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये फ्राइडे का पहला नियम यही कहता है। समझ रहे हैं? फ्राइडे का पहला नियम क्या कहता है? जब कहीं पर इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाता है, क्या कहता है आपका? इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस कराने का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी पास कराकर केमिकल रिएक्शन हो गया। जब कहीं पर इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है तो मुक्त होने वाले जो पदार्थ की मात्रा होगा, मुक्त होने वाले जो पदार्थ क्या होगा? मात्रा होगा, वो विद्युत धारा के मात्रा के क्या होता है? समानुपाती होता है। करंट जितना अधिक मात्रा में दीजिएगा उतना अधिक मात्रा में पदार्थ क्या होगा? मुक्त होता है। ये कौन सा नियम कहता है? फ्राइडे का फर्स्ट नियम। समझ में आ गया फर्स्ट नियम? तो पहले फर्स्ट नियम को पूरा डिटेल से जान लीजिए, तब द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस लिबरेटेड और डिपोजिट, लिबरेटेड और डिपोजिटेड, है ना, at each electrode is directly proportional to the electric current passing through the
सेल है ना, सिंपल क्या है, यानी किसी वैद्युत अपघटनी सेल में, वैद्युत अपघटन में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर जो मुक्त होने वाला पदार्थ होगा है ना, वो उससे प्रवाहित होने वाले धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। जितना अधिक मात्रा में करंट दीजिएगा उतना अधिक मात्रा में क्या होगा, मुक्त होगा, पदार्थ क्या होगा, मुक्त होगा। तो यहाँ पर मान लेते, देखिए विद्युत धारा को, इलेक्ट्रिक करंट को I मानते हैं। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट को क्या ले चलते हैं, I मान लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर I है, और ये t समय तक प्रवाहित होता है। कितने समय तक, ये t सेकेंड तक है, सेकेंड तक प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। तो आवेश कितना हो जाएगा, तो आवेश और Q बराबर I t हो जाएगा, Q बार क्या हो जाएगा, I t होगी। समझ में आ रहा है। और आप मान लेते हैं इलेक्ट्रोड से मुक्त पदार्थ की मात्रा कितना मान लेते हैं, इलेक्ट्रोड से मुक्त पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा को यम मान ले। क्या मान लिया, यम। तो फैराडे का प्रथम नियम से क्या हो जाएगा, फैराडे का प्रथम नियम, फर्स्ट फैराडे फर्स्ट क्या हो जाएगा, यम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई टी, यम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या देगा, आई टी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और जहां जहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्यों लिखिए उस पर आई टी कर दिए ना, जहां जहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वहां पर एक कांस्टेंट टर्म लगाते हैं, इक्वल करके लगाते हैं। यहाँ पर भी क्या लिखिएगा, यम इक्वल टू हो जाएगा जेड आई टी, क्या हो जाएगा, जेड आई टी हो जाएगा। समझ में आ रहा है। यहाँ पर जेड क्या है, कांस्टेंट है, इसे क्या करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या बोलिएगा इसको, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इसको क्या बोलेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलेगा, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, इसको बोलते हैं जेड को, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। यही है फर्स्ट नियम, ये क्या है, प्रथम नियम। इसको और डिटेल से चलेंगे। तो प्रथम नियम यही कहता है कि जितना अधिक करंट दीजिए उतना अधिक मात्रा क्या होगा, मुक्त होगा, उतना अधिक मात्रा क्या होगा, मुक्त होगा। समझ रहा है। तो किसी इलेक्ट्रोड को यदि ज्यादा मात्रा में मुक्त कराना है तो करंट हमें क्या देना होगा, ज्यादा देना। समझ में आता आ रहा है। इसमें नेक्स्ट और डिटेल से भी चलते हैं, नोट कीजिए इतना पहले। विद्युत रासायनिक तुल्यांक का डेफिनेशन क्या होता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, इसको इंग्लिश में क्या बोलेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इंग्लिश में क्या करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल क्या हो गया, इक्विवेलेंट। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए, सिंस आप पढ़े थे फैराडे का प्रथम नियम से, फर्स्ट लॉ, फैराडे का फर्स्ट नियम से, यम इक्वल टू क्या होता है, जेड आई टी होता है। जेड आई क्या होता है, टी। जेड को ही बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जेड को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहा जाता है, जेड को ही, है ना। ठीक है। अब यहाँ पर यदि मान लेते हैं, यदि I इक्वल टू 1 एम्पियर लेके चलते हैं, क्या चलते हैं, 1 एम्पियर, यानी करंट 1 एम्पियर पास कर रहा है। T इक्वल टू जो समय है 1 सेकेंड है, क्या है, 1 सेकेंड टाइम है। समझ रहा है ना। करंट 1 एम्पियर कितनी देर तक पास करता है, 1 सेकेंड तक पास करता है। तो बताइए यम बराबर क्या हो जाएगा, तो यम बराबर हो जाएगा जेड गुने 1 गुने 1 हो जाएगा, यानी यम बराबर क्या होगा, जेड। यम बराबर क्या हो गया, यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि यदि 1 एम्पियर धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित होती है, तो 1 एम्पियर धारा को 1 सेकेंड तक प्रवाहित होने पर पदार्थ की जो मात्रा प्राप्त होता है, यानी जो मात्रा मुक्त होता है, वह उस पदार्थ का क्या कहलाता है,
विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। वह उस पदार्थ का क्या कहलाता है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। समझ में आ रहा है? यानी 1 एम्पियर धारा हम 1 सेकेंड तक क्या करते हैं? प्रवाहित कराते हैं। 1 एम्पियर धारा को 1 सेकेंड तक प्रवाहित कराने पर जो मात्रा हमें प्राप्त होगा पदार्थ का, जो मात्रा उससे निकलेगा, टूटेगा, वह उस पदार्थ का क्या कहलाएगा? विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। तो डिफिनेशन समझ में आ गया है ना? तो क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, है ना? क्या देगा? इट इज द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, है ना, ऑब्टेन्स बाय पासिंग थ्रू 1 एम्पियर करंट, क्या देगा? फॉर 1 सेकेंड, क्या देगा? और क्या आपका 1 सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं है? तो लिखिए इसका डेफिनेशन। आज हम लोग केमिस्ट्री में फ्राइडे का सेकेंड नियम के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सेकेंड नियम क्या होता है? फ्राइडे का प्रथम नियम फर्स्ट लॉ पढ़ा दिए थे, बताए थे ना? क्या बताया था फर्स्ट लॉ? किसी भी पदार्थ, जो मुक्त होने वाले पदार्थ की जो मात्रा होता है, उससे प्रवाहित होने वाले धारा की क्या होता है? समानुपाती होता है। यानी किसी वैद्युत अपघटन यदि कराते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, तो कितना पदार्थ उससे मुक्त होगा, कितनी पदार्थ उससे लिबरेट होगा, है ना, वो डिपेंड किस पर करेगा? करंट, अमाउंट ऑफ करंट पर डिपेंड करेगा। जितना अधिक मात्रा में करंट पास करेगा, उतना अधिक मात्रा में पदार्थ क्या होगा? सब्सटेंस होगा, लिबरेट होगा, मुक्त होगा। ये सब बताया था ना। दूसरा नियम क्या समझना है? देखिए, दूसरा नियम का है कि अनेक प्रकार के हम इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं और सबको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। क्या करते हैं? श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में जोड़ने पर सभी इलेक्ट्रोलाइट से एक समान धारा प्रवाहित कराते हैं। कैसा कराते हैं? एक समान करंट को क्या करते हैं? पास कराते हैं। तो हर एक इलेक्ट्रोलाइट से जो पदार्थ जो मुक्त होगा, वो उसके तुल्यांकी वैद्युत रासायनिक तुल्यांकी के क्या होता है? समानुपाती होता है। मतलब केमिकल इक्विवेलेंट के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये कहता है दूसरा नियम। समझिए बढ़िया से ना। जैसे कि मान लेते हैं कि 3 प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं। कितने लिए हैं? 3 प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट। 3 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट और सभी में अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट रहेगा। एक प्रकार का नहीं, सब में क्या है? अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट। सब कुछ श्रेणी क्रम में कनेक्ट कर दिया गया। सब में एक वो इलेक्ट्रोड डाल देते हैं। सब में क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रोड, इसमें भी एक इलेक्ट्रोड, इसमें भी एक इलेक्ट्रोड, और इसमें भी क्या हो गया? एक इलेक्ट्रोड। और सभी इलेक्ट्रोड को ऊपर से एक बैटरी, एक तार से क्या कर दिया? करंट कर दिया। करंट सब में पास करा रहे हैं। करंट क्या है? सभी में करंट की मात्रा एक समान होगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में कनेक्टेड है। सीरीज किसमें है? सीरीज में है। अब सीरीज में कनेक्टेड है तो सबका जो अब करंट की मात्रा सेम है, तो क्या सभी इलेक्ट्रोलाइट में सेम प्रकार के पदार्थ मुक्त होंगे या प्राप्त होंगे? नहीं, सब में क्या होगा? अलग अलग। सब में क्या होगा? अलग अलग, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट सब में क्या है? अलग अलग। तो कितना पदार्थ की मात्रा मुक्त होगा, कितने सब्सटेंस लिबरेट होंगे, ये डिपेंड किस पर करेगा? उसके केमिकल इक्विवेलेंट पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा? केमिकल इक्विवेलेंट, रासायनिक तुल्यांक पर डिपेंड करेगा। समझ में आ रहा है? तो जैसे कि मान लीजिए इससे जो लिबरेट हुआ, इसमें जो पदार्थ मुक्त होगा, मुक्त पदार्थ को मान लेते हैं इसमें मुक्त पदार्थ को यहाँ क्या मान लीजिएगा? W1 मान लेते हैं। इसका क्या मान लेते हैं? W2। इसका क्या मान लेते हैं? W2। इतना पदार्थ मुक्त हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। सबका रासायनिक तुल्यांक, एक तुल्यांकी भार सबका मान लेते हैं। तुल्यांकी भार अब अलग से बताएंगे। तुल्यांकी भार क्या होता है? इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास, सबका इक्विवेलेंट मास मान लेते हैं। इसका मान लेते हैं E1 है, इसका क्या मान लेते हैं? E2 मान लेते हैं, इसका क्या मान लेते हैं? E3 मान लेते हैं। क्या मान लिया? E3। तो फ्राइडे का सेकेंड लॉ से क्या होगा? करंट तो सब एक समान जा रहा है। करंट सब में क्या चल रहा है? एक समान जा रहा है। फ्राइडे सेकेंड लॉ से क्या होगा बता सकते हैं? फ्राइडे सेकेंड लॉ से क्या होगा? W1 अपॉन E1 इक्वल टू W2 अपॉन क्या देगा? E2 इक्वल टू W3 अपॉन क्या देगा? E3 क्या देगा? E3 होगा। यही फ्राइडे का दूसरा नियम है। सेकंड दूसरा नियम, यही फ्राइडे का क्या करा है? दूसरा नियम का W1 अपॉन E1 इक्वल टू W2 अपॉन E2 इक्वल टू W3 अपॉन क्या देगा? E3 होगा। यानी कहने का मतलब क्या होगा कि ये डिपेंड किस पर करेगा? कितना पदार्थ की मात्रा मुक्त हुआ है,
लिबरेट हुआ, ये डिपेंड किस पर करेगा, उसके केमिकल इक्विवेलेंट पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा? केमिकल। तो अभी इक्विवेलेंट मास से रिलेट किए हैं, क्या किए? अच्छा, अभी इक्विवेलेंट मास से ही क्या किए? रिलेट किए। अभी केमिकल इक्विवेलेंट से रिलेट नहीं किए। अभी किससे क्या हुआ? केमिकल अति इक्विवेलेंट मास से डिपेंड रिलेट किया गया है। अब यहाँ पर यदि मान लेते हैं कि दो ही इलेक्ट्रोलाइट है, 3 लेकर चलते हैं ना, 3 4 5 6 बहुत हो सकता है, मान के चलते हैं कितने इलेक्ट्रोलाइट है? 2 ही इलेक्ट्रोलाइट, 2 इलेक्ट्रोलाइट। उसके लिए कंसेप्ट क्या होगा देखिए, यदि 2 इलेक्ट्रोलाइट लेके चलते हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रोलाइट है, दोनों में श्रेणी में जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में, और करंट सेम रूप से क्या रहा? पास कर रहा है। दोनों में करंट क्या रहा है? समान रूप से क्या रहा? पास कर रहा है। तो इसका जो इक्विवेलेंट मास होगा, मुक्त पदार्थ होगा, W1 मान चलते हैं, है ना? मुक्त पदार्थ जो होगा, कितने पदार्थ मुक्त हुआ है, अलग हुआ, वो क्या मानते हैं? W1। ऐसो क्या मानते हैं? W2। दूसरा है इक्विवेलेंट मास, क्या होगा? तुल्यांकीय भार। तुल्यांकीय भार होगा E1, और इसका क्या देगा? E2 हो जाएगा। तो सेकेंड नियम से जानते हैं क्या होगा? सेकेंड लॉ W1 अपॉन E1 इक्वल टू W2 अपॉन क्या देगा? E2 हो जाएगा, नहीं देगा? इसी को अलग से ऐसे सकते हैं, W1 अपॉन W2 इक्वल टू क्या देगा? E1 अपॉन क्या देगा? E2 हो जाएगा। E1 अपॉन क्या देगा? E2। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इक्वेशन क्या हो गया? 1 हो गया। ये सेकेंड लॉ से क्या हुआ? सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ से क्या होता है? फैराडे पर फर्स्ट लॉ से क्या देगा? फैराडेज फर्स्ट लॉ है, फ्रॉम फैराडे फर्स्ट लॉ है। उसका होगा M1 के मतलब W1 हो जाएगा ना, W1 बराबर हो जाएगा यहाँ पर Z1 और क्या देगा? IT। Z1 गुने क्या देगा? IT हो जाएगा। W1 बराबर टू Z1 गुने क्या देगा? IT हो जाएगा। क्या हुआ समझ में आ रहा है ना? क्योंकि I करंट है और T क्या है? समय है। एंड और दूसरा क्या देगा? W2 इक्वल टू क्या देगा? Z2 और गुने क्या देगा? IT। Z2 गुने क्या हो गया? IT हो गया। दोनों को जब रेशियो निकालिएगा, दोनों क्या निकालेगा? रेशियो निकालिएगा, तो W1 इक्वल अपॉन W2 इक्वल टू हो गया Z1 IT अपॉन Z2 क्या देगा? IT। तो IT क्या हो गया? कट गया। तो इम्प्लाई हो जाएगा W1 अपॉन क्या? W2 इक्वल टू Z1 अपॉन क्या देगा? Z2 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। क्या बनाते हैं? इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या हो जाएगा? 1 एंड 2 से 1 एंड 2 से होगा W1 इक्वल टू क्या देगा? W2 इक्वल टू Z1 अपॉन क्या देगा? Z2 इक्वल टू E1 अपॉन क्या देगा? E2 हो जाएगा। अब W1 W2 यहाँ पर है, कितने पदार्थ क्या होगा? मुक्त हुआ है। Z1 Z2 क्या है? केमिकल इक्विवेलेंट। क्या है? केमिकल इक्विवेलेंट। और E1 E2 क्या है? इक्विवेलेंट मास है। क्या है? इक्विवेलेंट मास है। इसको देखते हुए आप ऐसे ही बोल सकते हैं W1 अपॉन Z1 इक्वल टू W2 अपॉन क्या होगा? Z2 होगा। तो इसी को हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मुक्त पदार्थ जो होता है ना, यानी मुक्त पदार्थ की जो मात्रा है वो क्या है? मुक्त पदार्थ की जो मात्रा है वो क्या है? रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। रासायनिक तुल्यांक के यहाँ पर क्या होगा? तुल्यांक के समानुपाती होता है। इस समानुपाती होता है। रासायनिक तुल्यांक का मतलब क्या होगा? केमिकल इक्विवेलेंट। क्या हो गया? केमिकल इक्विवेलेंट। केमिकल इक्विवेलेंट का क्या होता है? समानुपाती होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो यहाँ पर सेकेंड लॉ कैसे लिखिएगा कि जब कई प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, क्या कहते हैं आपका? श्रेणी क्रम में जोड़कर सभी इलेक्ट्रोलाइट से एक समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है ना? एक समान क्या होगा? विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो प्रत्येक इलेक्ट्रोलाइट से जो मुक्त होने वाला पदार्थ की मात्रा होगा वो उसके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। ये लिखा है ना? तो उसके रासायनिक तुल्यांक क्या होता है? समानुपाती होगा। तो ये किस में लिखा गया? फ्राइडे का दूसरा नियम। तो फ्राइडे का दूसरा नियम लिखना रहे तो आराम से लिखा देगा।
फिर से सुन लीजिए, जब अन्य कई प्रकार के विद्युत अपघटय को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है और सभी विद्युत अपघटय से एक समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो प्रत्येक विद्युत अपघटय से मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा उससे प्रवाहित विद्युत उसके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। समझना, उसके रासायनिक तुल्यांक क्या होता है? समानुपाती होता है। इस प्रकार से लिखा जाएगा ना। अंग्रेजी में कैसे लिखना है? वे two or more electrolytes are connected in series and same current passing through the all electrolytes, and then amount of substance liberated by the electrolyte is directly proportional to its equivalent, its chemical equivalents। ठीक है, चलिए नोट कीजिए यहाँ तक। देखिए फर्स्ट लॉ से क्या पढ़े थे? फ्राइडे फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ से हम जानते हैं कि यहाँ पर W1 ले सकते थे, मास को W1 मानते हैं, तो W1 बराबर क्या हो जाएगा? या W बराबर हो जाएगा, ठीक है। W1 बराबर हो गया Z1 और क्या होगा? IT। Z1 बराबर क्या होगा? IT होगा, समझ आता है? या Z बराबर W बराबर ZIT, इस तरह से लिख सकते हैं। W इक्वल टू क्या होगा? ZIT। यहाँ पर W क्या है? मुक्त पदार्थ है, क्या है? मुक्त पदार्थ है ना। और जेड क्या है? हाँ, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। ये बताते हैं ना, जेड क्या है? वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, तुल्यांक इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ये जेड है। और ये मुक्त पदार्थ का मतलब क्या है? लिबरेटेड सब्सटेंस, लिबरेटेड सब्सटेंस, सब्सटेंस। कोई दिक्कत नहीं आता है। ये फर्स्ट नियम से पढ़े थे ना। सेकेंड नियम क्या कहता है? फ्राइडे सेकेंड नियम से, फ्राइडे सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ से क्या कहता है? ये होता है W1 अपॉन U1 इक्वल टू W2 अपॉन क्या आता है? E2। W1 अपॉन E1 इक्वल टू W1 अपॉन क्या है? E2। एंड दूसरा क्या होता है? W1 अपॉन Z1 इक्वल टू W2 अपॉन क्या है? Z2। इसका मतलब क्या होगा कि मुक्त पदार्थ जो है वो क्या है? इक्विवेलेंट मास के क्या है? समानुपाती, प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर क्या होगा? मुक्त पदार्थ, इसका मतलब हो गया मुक्त पदार्थ तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार के क्या है? समानुपाती है, समानुपाती है। इसका मतलब ये होगा मुक्त पदार्थ होगा तुल्यांकी भार क्या है? समानुपाती है। और इसका मतलब क्या होगा? मुक्त पदार्थ, मुक्त पदार्थ जो है विद्युत रासायनिक तुल्यांक, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के क्या है? तुल्यांक के समानुपाती है, समानुपाती है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर एक नया टर्म आ रहा है, तुल्यांकी भार। क्या रहा है? तुल्यांकी भार। यहाँ पर एक सेकेंड नियम में दोनों हो गया ना, हो गया मुक्त पदार्थ तुल्यांकी भार के समानुपाती है, मुक्त पदार्थ वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के क्या है? समानुपाती है। अब अलग से समझना है कि हमें तुल्यांकी भार कहते हैं किसको? नहीं, तुल्यांकी भार क्या होता है इसके बारे में जानना है। क्या जानना है? तुल्यांकी भार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास, तुल्यांकी भार। इसका सिंपल कंसेप्ट है, किसी भी एलिमेंट का तुल्यांकी भार निकालना है तो उस एलिमेंट का मोलर मास ऊपर लिखना है और अपन उसका वैलेंसी लिखना है। क्या लिखना है? मोलर मास। इसका जो फॉर्मूला होता है मोलर मास या तो एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास अपॉन क्या होगा? वैलेंसी, एटॉमिक मास अपॉन क्या होगा? वैलेंसी हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में चलते हैं, पहले
अभी लेते हैं, मान लें कॉपर ले चलते हैं, क्या लेते हैं कॉपर का Cu से लिखते हैं, है ना। ये इसको Cu2+ से भी लिखा जाता है। कॉपर का वैलेंसी 2 होता है, नहीं होता है। इसका एटॉमिक मास कितना होता है? कॉपर का एटॉमिक मास 63.5 ग्राम, नहीं हो जाएगा? 63 क्या होता है? 5 ग्राम। इसका निकालना है तुल्यांकी भार, क्या निकालना है? इक्विवेलेंट मास। तो कितना हो जाएगा? इक्विवेलेंट मास भी कॉपर का निकालना है, तो 63.5 बटे क्या देगा? 2। 63.5 बटे क्या हो गया? 2। तो कितना हो जाएगा? लगभग 31 पॉइंट कितना हो जाएगा? 7 नहीं देगा? 7.5 नहीं देगा? तो 31.75 ग्राम ये हो गया इसका इक्विवेलेंट मास, किसका? कॉपर का। समझ रहे हैं? इसी प्रकार से दूसरा निकालना है एल्युमिनियम का। क्या निकालना है? एल्युमिनियम का Al3+ लिखा था, इसका वैलेंसी 3+ होता है। समझ रहे हैं? इसका एटॉमिक मास एल्युमिनियम का कितना होगा? 27 ग्राम। अब इसका निकालना इक्विवेलेंट मास। क्या निकालना है? इक्विवेलेंट मास है, इसको लिख सकते हैं यम करके इक्विवेलेंट। यम करके क्या हो गया? इक्विवेलेंट मास निकाला 27 बटे क्या हो गया? 3, तो 9 ग्राम। कितना हो गया? 9। तो एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट मास कितना होता है? 9 ग्राम। सबका निकल जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए निकालना है चांदी का, निकालना सिल्वर का। सिल्वर का Ag से लिखते हैं, Ag+ होता है। इसका एटॉमिक मास कितना होगा सिल्वर का? ए से एटॉमिक, एम से मास कितना होता है सिल्वर का? 107 पॉइंट का 108 लगभग लिख रहे, 108 ग्राम लगभग, 7.856 ऐसी होता है, 868 होता है। तो इसको 108 ग्राम मान लेते हैं। इसका इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा? 108 बटे 1 तो बराबर 100 क्या रहेगा? 8 ग्राम। तो ये समझ में आ गया इक्विवेलेंट मास। कोई भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास पूछेगा तो उसका एटॉमिक मास अपॉन क्या होगा? वैलेंसी। समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, इतना पहले नोट कीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट अपने प्रैक्टिकली करके ऐसा देखा गया है, प्रैक्टिकली करके देखा गया है कि 96494 है ना कूलाम किसी बिलियन में से किसी पदार्थ के एक तुल्यांकी भार को क्या करता है? मुक्त करता है। कोई सॉल्यूशन दिया हुआ है, यदि इसमें इतना चार्ज देते हैं, इतना चार्ज तक करंट को प्रवाहित कराते हैं, पास कराते हैं, तो उससे कितनी मात्रा मुक्त होगा? उसके एक तुल्यांकी भार के बराबर। अब एक तुल्यांकी भार जानते हैं ना? इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास जानते हैं ना? एक इक्विवेलेंट मास से क्या होगा? बराबर होगा। जैसे कि निकाले थे ना अभी एल्युमिनियम का, निकाले थे इक्विवेलेंट मास कितना होता है? 9 ग्राम। एल्युमिनियम का जो निकला था तो हाँ, तो इतना कूलाम चार्ज दीजिएगा ना एल्युमिनियम में, तो 9 ग्राम एल्युमिनियम क्या होगा? मुक्त हो गया। समझ में आ रहा है? यानी विद्युत धारा की इस परिमाप को, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करेंट के इस परिमाप को या परिमाण को, इस परिमाण को फैराडे कहा जाता है। क्या कहते हैं? फैराडे कहा जाता है। यानी देखा जाए 1 फैराडे इक्वल टू हो गया 1 फैराडे इक्वल टू हो जाएगा 96494 कूलाम। 1 फैराडे इक्वल टू क्या हुआ? इतना कूलाम है ना। यानी कहने का मतलब 1 F इक्वल टू, शॉर्ट में तो 1 F इक्वल टू हो गया 96494 कूलाम हो जाए। इसी को शॉर्ट में लिखते हैं ना, या इम्प्लाई करके 1 F इक्वल टू 96500 है ना। इसको नोमरिकल बनाने में आसान होगा। 9 लगभग मान इतना कूलाम मान लो, 1 F इक्वल टू 96500। कोई दिक्कत है ना? 1 F बराबर है ना। अब 1 F मतलब हो गया इतना कूलाम हो गया। इतना कूलाम यदि किसी को चार्ज दे रहे हैं, किसी सॉल्यूशन को चार्ज दे रहे, तो कितना मास मुक्त होगा? 1 तुल्यांकी भार के बराबर। 1 इक्विवेलेंट मास से क्या होगा? बराबर है। समझ में आ रहा है? जैसे कि देखिएगा 1 तुल्यांकी भार के क्या होगा? बराबर होगा। जैसे कि हम बात करते हैं Ag3+, क्या करते हैं? Ag3+। तो Ag3+ का तुल्यांकी भार कितना होता है? इसका तुल्यांकी भार जो होगा
तुल्यांकी भार है ना, जिसको बोलते हैं इक्विवेलेंट मास है ना। इसका इक्विवेलेंट मास कितना होगा? 9 ग्राम। कितना होगा? 9 ग्राम। अच्छा Ag नहीं Al3+ है ना। Al मतलब एल्युमिनियम, Al3+ का तुल्यांकी भार होगा 9 ग्राम। कितना होता है? 9 ग्राम। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर 9 ग्राम मुक्त कब होगा? यानी 1F कूलाम दीजिएगा, 1F है ना, ये हो गया। 1F का मतलब क्या होगा? 96500 कूलाम है ना। इतना यदि धारा देते हैं, इतना यदि आवेश देते हैं, इतना आवेश से Al का है ना 9 ग्राम, कितना होगा? 9 ग्राम मास क्या होता है? द्रव्यमान मुक्त होता है। हाँ 9 ग्राम द्रव्यमान क्या होगा? लिबरेट होगा यानी मुक्त होता है, मुक्त होता है। समझ में इसका कंसेप्ट नहीं हो जाएगा? यानी कोई भी एलिमेंट हो है ना, उसका 96500 कूलाम से चार्ज देते हैं तो उसका एक तुल्यांकी भार क्या होगा? मुक्त होगा। तो एल्युमिनियम है तो 9 ग्राम मुक्त होगा, एल्युमिनियम है तो क्या होगा? 9 ग्राम मुक्त होगा, इतना आवेश में ना। इसी प्रकार से यदि दूसरा रह गया एल्युमिनियम के जगह पर, एल्युमिनियम के जगह पर मान ले कॉपर रह गया, क्या रह गया? कॉपर। तो Cu2+ का कितना होगा? 31.75 ग्राम मान है ना द्रव्यमान, इतना द्रव्यमान मुक्त होगा। द्रव्यमान क्या होगा? मुक्त होता है। यदि कॉपर रह गया तो इसी के जगह यदि रह गया दूसरा अर्जेंटीनम, सिल्वर रह गया, क्या रह गया? सिल्वर। Ag+ इसका कितना होगा? 108 ग्राम द्रव्यमान क्या होगा? मुक्त होगा। द्रव्यमान क्या होता है? मुक्त होता है। ये बात समझ में आया? अलग अलग एलिमेंट रहेगा तो सबका तुल्यांकी भार क्या होता है? अलग अलग होता है। चार्ज सेम ही है, चार्ज सबका क्या है? सेम ही है, 96500 कूलाम, लेकिन एलिमेंट अलग अलग होने के कारण उसका द्रव्यमान क्या रहा? अलग अलग हो रहा है। कितना मुक्त हो रहा है? तो उसके तुल्यांकी भार के बराबर मुक्त हो रहा है। तुल्यांकी भार सबका निकालने के लिए जानते हैं, नहीं जानते हैं? तुल्यांकी भार निकालने के लिए जानते हैं ना। जैसे कि एल्युमिनियम का हो गया 9 ग्राम है ना, हाँ कॉपर का हो गया 31.75 ग्राम, और अर्जेंटीना मतलब चांदी का क्या होगा? 108 ग्राम। यहाँ तो समझ में आ गया, तो दिक्कत है ना तक। अब इसको उलट करते हैं, उलट कर क्या देखना जो समझिए, उलट कर क्या देखना है? उल्टनिया मारना है ना। उल्टनिया क्या माना? देखिए Ag+ Al एल्युमिनियम के एक तुल्यांकी भार को मुक्त करने के लिए कितने चार्ज चाहिए? 96500 कूलाम, यही चाहिए। यदि एल्युमिनियम की बात करते हैं तो एक तुल्यांकी भार को मुक्त करने के लिए कितने चार्ज चाहिए? 96500 कूलाम है। अब एल्युमिनियम का 1 मोल को मुक्त करना है, कितने करना है? 1 मोल। तो 1 मोल में कितने द्रव्यमान होगा? 27 ग्राम। एल्युमिनियम का कितना होगा? 27। 9 ग्राम तुल्यांकी भार है, द्रव्यमान कितना होगा? 27। तो 27 ग्राम को मुक्त करने के लिए कितना चाहिए? 3F कूलाम। कितना चार्ज चाहिए? तो फिर 9 ग्राम को मुक्त कर लेंगे 1F चाहिए ना। कितना चार्ज चाहिए? 1F 9 कूलाम के लिए ना, लेकिन 9 ग्राम के लिए, लेकिन 27 ग्राम के लिए कितना चाहिए? 3F। कितना हो जाएगा? 3F है ना। तो अब यहाँ पर देखिए एल्युमिनियम के 1 मोल Al3+ ही बोल सकते हैं, Al3+ के 1 मोल मुक्त करने के लिए आवश्यक आवेश कितना हो जाएगा? 3F। क्या होगा? 3F। क्यों होगा 3F? क्योंकि वैलेंसी इसका 3 है, और 1 मोल का मतलब समझ ही रहे हैं 27 ग्राम। 1 मोल का मतलब क्या हो रहा है? 27 ग्राम। 3F का मतलब है 3 × 96500 कूलाम। ये समझ में आ रहा है? इसी प्रकार से रह गया कॉपर रह गया Cu2+ के 1 मोल मुक्त करना है। क्या करना है? 1 मोल के लिए कितना होगा? 2F हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2F हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि रह गया Ag+ के ना, Ag+ के 1 मोल, इसके लिए कितना देगा? 1F। कितना देगा? 1F। समझ में आ रहा है? तो किसी भी एलिमेंट के 1 मोल को मुक्त करना मतलब उसके एटॉमिक मास को मुक्त करना। किसी भी एलिमेंट के 1 मोल को क्या कहता है? लिबरेट करना मतलब क्या? उसके एटॉमिक मास को लिबरेट करने के लिए कितने कूलाम की आवश्यकता होगा? तो उतना गुने उसके वैलेंसी गुने का F हो जाएगा। उसके वैलेंसी गुने क्या होगा? F यानी 96500 कूलाम। कोई दिक्कत नहीं है? तो इतना कंसेप्ट समझ में आ गया। तो अब इसमें देखिएगा न्यूमेरिकल थोड़ा सा नोट कीजिए। देखिए यहाँ पर न्यूमेरिकल क्या है ना, 5 एम्पियर की विद्युत धारा को आधे घंटे तक कॉपर सल्फेट के विलयन में प्रवाहित करने से कितना तांबा क्या होगा? मुक्त होगा। कौन सा विलयन? कौन सा? कॉपर सल्फेट है।
बिलियन जो सॉल्यूशन जो है वो कॉपर सल्फेट का है, कॉपर सल्फेट CuSO4, यही सॉल्यूशन है, CuSO4 का है। इसमें करंट पास कराना है, कितना करंट पास कराना है? 5 एम्पियर तक है ना। इसमें जो करंट पास होगा वो 5 एम्पियर का है, वो प्लस इधर क्या होगा कैथोड एनोड कैथोड होगा। तो कॉपर सल्फेट के बिलियन जब करंट पास कराया तो इसका इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, पता है ना। जब इसको करंट दीजिएगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइसिस। और जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो ये आयंस में टूटेगा, क्या देगा? ये आयंस में टूटेगा, नहीं आयंस से टूटेगा तो Cu2 प्लस देगा और ये SO4 क्या देगा? माइनस। तो दिक्कत नहीं है, Cu2 प्लस SO4 क्या देगा? 2 माइनस। यानी यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है ना, 2 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन निकलेगा? 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ये तो बात समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, यानी कॉपर को जब अलग से यहाँ पर करते हैं, Cu को यदि अलग से लिखते हैं तो Cu2 प्लस बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, निकलना चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन निकालना चाहिए। समझ में आ रहा है। अब अलग से क्या पढ़ते हैं, यहाँ पर टोटल कितने चार्ज दिया जा रहा है, कुल का आवेश कितना यहाँ पर है? यहाँ जो होगा कुल आवेश, टोटल चार्ज, कुल आवेश होगा वो Q बराबर IT नहीं होता है, Q बार क्या IT, और Q I कितना है? 5 एम्पियर है। और समय कितना है? आधा घंटा। आधा घंटा तो सेकंड में रहना है, 1/2 और गुने क्या हुआ? 3600 ना देगा। समझ में आता है? हो गया 1800 सेकंड। तो Q बराबर हो गया 5 गुने क्या हो गया? 1800 सेकंड। 1800 से कितना हो गया? 90, यानी इतना कूलाम 9000। कितना देगा? 9000 कूलाम चार्ज हम क्या करें? दे। समझ में आ रहा है। अब अलग से समझना है कॉपर का इक्विवेलेंट मास, जानते हैं ना कॉपर का क्या होगा? इक्विवेलेंट मास कितना होता है ना, या तो एटॉमिक मास जानते हैं कितना होता है? Cu2 प्लस का एटॉमिक मास। इतना से इतना कूलाम आवेश हमने दिए हैं, इतना कूलाम आवेश हमने क्या किए हैं? दिए हैं। अब अलग से चलिए ना, इसका जो एटॉमिक मास होता है कॉपर का वो होता है 63.5 ग्राम। Cu2 प्लस का एटॉमिक मास कितना होगा? 63.5 ग्राम होता है। अब इतना ग्राम मास को लिबरेट करने के लिए आपको कितना चार्ज की आवश्यकता हो रहा है? 2F। कितना हो रहा है? क्योंकि वैलेंसी 2 है, कितना? 2 है, तो 2F चार्ज। 2F का मतलब क्या हुआ? 2 गुने 965 कूलाम। इतना कूलाम आवेश में कितना होता है? 63.5 ग्राम Cu2 प्लस क्या होता है? मुक्त होता है। Cu2 प्लस क्या होता है? मुक्त होता है। कोई दिक्कत नहीं, इसलिए हमें कितना आवेश में निकालना है? इतना आवेश में नहीं, क्योंकि इतना चार्ज देने पर कितने कॉपर मुक्त हो रहा है ये निकालना है ना, तो इसलिए निकालेगा कितना? इसलिए हो गया 9000 कूलाम आवेश में। इतना आवेश में कितना मुक्त होगा? तो 63.5 और अपन कितना होगा? 2 गुने 965 और गुने क्या देगा? 9000। क्या देगा? 9000 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं हो गया। अब यहाँ पर कट गया। हाँ 90,000 होगा ना, 18×5 = 90। अच्छा यहाँ 90 लिखा गया, कहाँ लिखा गया? ये 90 लिखा है, ठीक है। कट गया, दूसरा क्या होगा? कट गया, ठीक है। अब इसको खाली सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। कितना का सॉल्व करने के बाद कर लीजिए, होगा सॉल्व कि नहीं होगा? इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1.48 ग्राम आ जाएगा, यानी इतना कॉपर क्या होगा? मुक्त होगा। देखिए क्या दिया? 40.5 यानी 40.5 ग्राम एल्युमिनियम मुक्त करने के लिए कितने कूलाम विद्युत की आवश्यकता होगा? जबकि इलेक्ट्रोड अभिक्रिया Al3 + 3E = क्या है? Al है। इलेक्ट्रोड अभिक्रिया दिया हुआ है, क्या है? एल्युमिनियम है। मुक्त कौन करना है? एल्युमिनियम है। कितना ग्राम मुक्त करने के लिए कहा है? 14.5 ग्राम। समझ रहा है ना? चलिए ठीक। तो सबसे पहले ये जाना एल्युमिनियम का रिएक्शन तो पता चले रहा है,
है ना। क्या है रिएक्शन Al3 प्लस और 3E से क्या बन रहा है Al बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है 3 इलेक्ट्रॉन है ना, यानी वैलेंसी 3 है, वैलेंसी क्या 3 है। तो 1 मोल एल्युमिनियम को मुक्त करने के लिए कितने कूलाम की आवश्यकता होगा 3F, क्या होगा 3F, क्योंकि वैलेंसी 3 है ना। तो 1 मोल एल्युमिनियम को मुक्त करने के लिए कितने चार्ज की आवश्यकता होगा 3F हो जाए, समझना है। अब 1 मोल एल्युमिनियम की बात करते हैं। 1 मोल एल्युमिनियम बराबर कितना होगा 27 ग्राम, कितना होगा 27 ग्राम। 1 मोल एल्युमिनियम बराबर कितना हो गया 27 ग्राम। मुक्त करने के लिए आवश्यक चार्ज कितना हो गया आवश्यक आवेश कितना होगा 3F, कितना हो जाएगा 3F, क्यों होगा 3F क्योंकि 3 प्लस एल्युमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है ना, तो 3F हो गया 1 मोल के लिए 27 ग्राम के लिए। इसलिए कितना ग्राम है आपका 40.5 ग्राम, इसलिए 40.5 ग्राम है ना एल्युमिनियम मुक्त करने के लिए कितना आवश्यकता होगा 3F बटे के बाद 27 गुने 40 क्या हो गया 5, यही बनेगा ना एटिक के नियम से। और 3F का मतलब क्या 3 गुने 9 6 500 9 6 500 और बटे के बाद 27 और गुने 40 क्या हो गया 5। इसको सॉल्व कर दिया, नोटिया क्या होगा 27 हो गया, नोटिया कितना होगा 27। इसको काट कूट के लाइए तो कितना आ जाएगा, सॉल्व कर दीजिए 4.34 × 10⁵ ना जाएगा। इसको सॉल्व किया तो 4 पॉइंट हो गया 34 × 10 पर क्या हो गया 5 कूलाम। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। क्वेश्चन यही कर रहा है ना कि कितना ग्राम एल्युमिनियम हमें मुक्त करना है, बस। और पूछ रहे हैं कितना ग्राम 40.5 ग्राम एल्युमिनियम हमें मुक्त करना है, गलाना है। तो उसके लिए कितने क्या होगा, कितने आवेश की आवश्यकता होगा, कितने चार्ज का आवश्यकता होगा। तो आप एल्युमिनियम का कंसेप्ट जानते हैं कि 1 मोल एल्युमिनियम को यदि गलाना है, मुक्त करना है, तो आपको 3 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा या निकालना पड़ेगा ना। तो 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा 3F, कितना चार्ज चाहिए 3F। तो 1 मोल एल्युमिनियम का मतलब होता है 27 ग्राम। एल्युमिनियम का एटॉमिक मास जानते हैं ना 27 ग्राम। तो 27 ग्राम मुक्त करना मतलब 1 मोल मुक्त करना। ये 27 ग्राम मुक्त करने के लिए 3F चाहिए, इसलिए इतना ग्राम मुक्त करने के लिए क्या 3F बटे 27 गुने इतना हो जाएगा। समझ रहे हैं कि दिक्कत है इसमें? दिक्कत नहीं, बस इसको हल कर दिए इतना आ जाएगा। इतना कूलाम आवेश दीजिए 40.5 ग्राम एल्युमिनियम क्या होगा मुक्त हो जाएगा, मिल जाएगा है ना।